गैस्ट्रुला स्टेज के उसने एम्ब्रियो लिए और एक एम्ब्रियो से डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर सेल्स और पीस के एम्ब्रियो से दूसरे एम्ब्रियो की वेंट्रल या लेटरल पोजीशन में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर जब ट्रांसप्लांट किया तो दूसरे में सोमाइट्स बन गए। It also induced the second embryo to form neural tube and nervous system was formed। तो दूसरे गैस्ट्रुला में जहां डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांट किया था वहां नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट बन गया और न्यूरल ट्यूब, पहले न्यूरल ट्यूब और फिर कंप्लीट नर्वस सिस्टम, both the grafted tissue and induced lost tissue। ग्राफ्टेड टिश्यू भी थे उसमें और इंड्यूस्ड लॉस टिश्यू भी बन गए सेकेंड एम्ब्रियो में, जिसमें डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांट किया था। उस एम्ब्रियो के में जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात हो रही है। Later on, it was seen that only cells from the dorsal leaf of blastopore were capable of inducing a complete embryo। तो डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर की ट्रांसप्लांटेशन से ये बेनिफिट सामने आया। ये उसने डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर ने इंडक्शन इस तरह से की कि सेकेंड एम्ब्रियो कैपेबल था ऑफ इंड्यूसिंग अ कंप्लीट एम्ब्रियो। This area corresponds to the presumptive areas of notochord, somites, and precaudal plate। This area corresponds to the presumptive areas of notochord, somites, and precaudal plate। जहां डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांट किया वो एरिया जो था प्रिजम्पटिव एरिया था नोटोकोड का, सोमाइट्स का और प्रीकॉर्डल प्लेट का। Spearman designated the dorsal leaf of blastopore area as primary organizer because it was the only tissue capable of inducing development of secondary embryo in the host। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया गया डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर एरिया जो था उसे, क्योंकि ये ओनली टिश्यू है जो कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डेवलपमेंट है ऑफ द सेकेंडरी एम्ब्रियो। दिस वाज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन। डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर क्योंकि इंड्यूस कर रहा है दूसरे सेल्स को कि वो नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब बनाएं, ये स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो ये सारा प्रोसेस प्राइमरी इंडक्शन के टॉपिक में आ जाता है। ये सारा प्रोसेस फिनोमेना इज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन induced by primary organizer, that is dorsal leaf of blastopore। नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स एजिंग। उससे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की। ये डायग्राम आप देखें, दो गैस्ट्रल लिए हुए हैं, डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांटेशन दिखाई हुई है। फिर उसके बाद एंड पे ये देखें जो मतलब एम्ब्रियो दिखाया हुआ है वो प्राइमरी नोटोकोड है, न्यूरल डेवलपमेंट उसमें हो रही है, और सेकेंडरी नोटोकोड एंड न्यूरल डेवलपमेंट भी उसमें हो रही है। द स्पेमैन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट से मुतालिक फिगर्स जो है ना ये स्क्वायर में दिखाई हुई। अब एजिंग, नेक्स्ट टॉपिक है एजिंग। एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस and despite all the efforts to inhibit or stop it, aging process goes on। aging एक inevitable process है, यानी डेफिनेटली हर एनिमल में एजिंग होती है और डिले इसे किया जा सकता है, लेकिन ये इनएविटेबल प्रोसेस है। बहुत सी एफर्ट्स करने के बावजूद ये इसे स्टॉप या इनहिबिट एजिंग को नहीं किया जा सकता। एजिंग प्रोसेस गोज ऑन। It can be defined as negative physiological changes in our body। We identify the adult individual by the following signs of old age। All of them need to be present। For example, loss of hair pigment। इन एजिंग की जो साइंस हैं वो क्या हैं? Loss of hair pigment, development of small pigmented areas in the skin of face and arms, यानी फेस और आर्म्स में पिगमेंटेड एरियाज बन जाते हैं। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ एजिलिटी, एजिलिटी यानी एबिलिटी टू चेंज द बॉडीज पोजीशन एफिशिएंटली,
यूथफुलनेस में जैसे हम इजीली अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड वे में पोजीशन इजीली चेंज कर लेते हैं, तो ज्यादा ओल्ड एज में ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो लॉस ऑफ एजिलिटी, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ एजिलिटी इन ओल्ड एज। Increased weight due to the fat deposition, poor vision, forgetfulness, general weakness and decreased body immunity, ये सब सिम्टम्स हैं, साइंस हैं ओल्ड एज। एंड degeneration of organs and tissues may also take place. For example, in joints, arthritis arises from the degeneration of cartilage. Degeneration and disappearance of the elastic tissues in the tunica media of the blood vessel results in arteriosclerosis. ट्यूनिका मीडिया ये टिश्यू है, एक इलास्टिक टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स में होता है, इसमें डिजनरेशन हो तो जो डिजीज हो जाती है उसे कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। फिर ओल्ड एज की एक और साइन है ब्लड क्लॉटिंग इन दी कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज मींस जो हमारे हार्ट से मुतल्लिक आर्टरीज हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है ओल्ड एज में। The exact process of aging is still unknown, but the following points are worth consideration. The cells of tissues have only a finite number of mitotic divisions, and hence the cells may have reached their finite number by the time tissue or organ is fully grown. एक finite number of cell divisions cells के लिए suggested है नेचर की तरफ से। तो जब टिश्यू या ऑर्गन फुली ग्रोन हो जाता है तो फिनिट नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन्स, इसका मतलब उसमें हो गया है। फुली ग्रोन और मेच्योर जब टिश्यूज हो जाते हैं, इट मींस फिनिट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स is achieved by them. For example, in the case of nervous system, mental activity and memory deteriorate and hence are fewer nerve cells in the old age. नर्वी सिस्टम में वीकनेस आ जाती है, मेंटल एक्टिविटी, मेमोरी डिटीरियोरेट ओल्ड एज में हो सकती है, फिर फ्यू नर्व सेल्स जो हैं वो होते हैं ओल्ड एज में, नर्व सेल्स की तादाद भी कम हो जाती है। चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एजिंग। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में भी चेंज आता है विद द एज, विद द इंक्रीज्ड एज। फॉर एग्जांपल, कोलेजन एक्वायर्स इंक्रीज्ड cross linkages in its protein molecules, while elastic tissues lose their elasticity with the passage of time. Elasticity elastic tissues में कम हो जाती है और क्रॉस लिंकेजेस कोलेजन मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं। elasticity elastic tissues में कम हो जाती है। There is also hardening and loss of resilience in dense connective tissue and cartilage. There is also hardening and loss of resilience in dense connective tissue and cartilage. Hardening आ जाती है tissues में और loss of resilience. Loss of resilience means resilience is capacity to recover from toughness and difficulties. यानी recover करने की जो ability है वो old age में कम हो जाती है और tissues जो हैं वो किसी हद तक hard हो जाते हैं। Spontaneous mutation may result in loss of cells and degeneration of tissues. The process of aging can be slowed down by better nutrition and improved living conditions. Aging को delayed किया जा सकता है better nutrition के इस्तेमाल से, improved living conditions से। For example, regular meals, regular exercise, adequate sleep, abstinence from smoking, and maintaining ideal weight can prolong life by an average of 11 years. अगर वेट हाइट के मुताबिक आइडियल हो, स्मोकिंग ना की जाए, स्लीप एडिक्वेट ली जाए, एक्सरसाइज की जाए, रेगुलर मील्स हों, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस यानी अगर हम हमारे पास हैं तो दिस कैन प्रोलोंग लाइफ बाय एन एवरेज ऑफ 11 ईयर्स। 11 ईयर्स लाइफ जो है वो बढ़ सकती है। टुडे देयर इज ग्रेट इंटरेस्ट इन gerontology. स्टडी ऑफ एजिंग को कहते हैं। तो आजकल gerontology जो साइंस है
उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है। द नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, ओल्डर पीपल जो है उनका नंबर बढ़ रहा है पहले से। इन द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी द नंबर ऑफ पीपल ओवर एज 75 विल राइज फ्रॉम द प्रेजेंट 8 मिलियन टू 14.5 मिलियन। 75 से अबव जो एज के लोग हैं उनकी तादाद 8 मिलियन से 14.5 मिलियन हो जाएगी फ्यूचर में। एंड द नंबर ओवर एज 80 विल राइज फ्रॉम 5 मिलियन टू 12 मिलियन, और अबव 80 जो पीपल हैं वो 5 मिलियन से 12 मिलियन तक उनकी नंबर बढ़ जाएगा। द ह्यूमन लाइफ स्पैन इज जज्ड टू बी मैक्सिमम ऑफ 120 टू 125 ईयर्स। तो ह्यूमन लाइफ स्पैन जो है वो 120 से 125 ईयर्स तक हो जाएगा। The present goal of gerontology is not necessarily to increase lifespan, but to increase health span. तो इस साइंस ऑफ एजिंग का जो गोल है प्रेजेंट टाइम्स में वो ये है कि लाइफ स्पैन नहीं बल्कि हेल्थ स्पैन को इंक्रीज किया जाए, इन हेल्दी लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा हो। नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स आपका रीजनरेशन। The ability to regain or recover the lost or injured part of the body is called regeneration. In sponges, sponges आपको पता है फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स हैं। तो ये आप प्रीवियस में एनिमल किंगडम आपने पढ़ा यानी एफएससी फर्स्ट ईयर में, तो फाइलम पोरिफेरा की डिटेल उसमें थी। खैर, sponges are poriferans. Due to simple organization, sponges possess great power of regeneration. These not only replace the parts lost during injury, but any piece of the body is capable of growing into a complete sponge. तो इस बॉडी के इस एनिमल की बॉडी के हर पीस में ये एबिलिटी है कि वो ग्रोइंग फुली कंप्लीट स्पॉन्ज जो है उस पीस से बन जाए। और ये एबिलिटी भी है कि लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट एनिमल्स इजीली कर लेते हैं। कोई इंजरी हो जाए, पार्ट लॉस्ट हो जाए, वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है। The process is however very slow and it requires months or years for the complete development. Regenerative process जो है ये slow है और इसके लिए months even years complete development के लिए require है। रीजनरेशन का डेवलपमेंट से ताल्लुक है, लॉस्ट पार्ट दोबारा से बन जाना, तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। इफ लॉबस्टर एक आर्थ्रोपोड है। इफ लॉबस्टर लूजेस इट्स पिंसर क्लॉ, a new claw regenerates. If starfish breaks off portions of their arms into pieces till the central disc completely devoid of arm is left, the central disc in almost all cases and all the arms in some cases are capable of developing into separate individuals. अगर सेंट्रल डिस्क है तो लॉस्ट आर्म्स जो हैं वो स्टारफिश के तमाम के तमाम इजीली रीजनरेट हो जाते हैं अगर स्टारफिश की सेंट्रल डिस्क जो है वो इंटैक्ट है। इफ हेड ऑफ अर्थवर्म, अब अर्थवर्म की एग्जांपल रीजनरेशन में देखें। If head of earthworm is removed, a new head regenerates. Limb regeneration has been studied mostly in salamanders of various ages. In these forms, the limbs are readily regenerated throughout life more rapidly when the amphibian is young and small. तो रीजनरेशन सैलेमेंडर एक जो है वो एम्फीबियन है, क्लास एम्फीबिया का एनिमल है। इसमें रीजनरेशन रैपिडली जो है वो हो जाती है। एम्फीबियन अगर यंग और स्मॉल है तो फिर रीजनरेटिव पावर जो है उसमें ज्यादा होती है। बिसाइड्स limb, other parts of the body also have considerable regeneration capacity. For example, tail in the larva of amphibians and in lizards. tail के सिलसिले में भी रीजनरेटिव पावर जो है वो देखी गई है लिजर्ड्स में भी और एम्फीबियंस में भी। लिजर्ड्स की टेल अगर उतर जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो वो रीजनरेट कर लेती हैं। इसी तरह जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं वो भी अपनी टेल लॉस्ट टेल रीजनरेट इजीली कर लेते हैं। For example, lizard can easily discard its tail, but tail can be regenerated by special features of its tail. Healing of fracture and repair of a skin wound are some other examples of regeneration. जो जख्म हील अप हो जाता है ये भी रीजनरेशन ही होती है।
In plants, regeneration is the basis of plant propagation. Almost any part or even a very small fragments of a plant, for example, piece of stem or leaf or even a single tissue cell may develop into a full plant. प्लांट में भी रीजनरेशन होती है, सिंगल टिश्यू से फुल प्लांट बन जाता है. इस तरह से प्लांट प्रोपगेशन का बेसिस जो है वो रीजनरेशन है. A part of the stem with a few leaves may be taken from many kinds of plants and when planted in soil form a complete plant. स्टेम का कोई पार्ट ले लें जिसके साथ एक फ्यू टिश्यूज अटैच्ड हैं, तो वो हम टेक करके जब हम प्लांट करते हैं सॉइल में तो फुल कंप्लीट प्लांट उससे बन जाता है. We know regeneration is the development and formation of the missing organs in adult animal. So during their formation and development, same embryological process is repeated as was in embryo, that is the retention of undifferentiated cells and differentiation of cells. जिस तरह एम्ब्रियो में होता है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएशन होती है और टिश्यूज बन जाते हैं, तो रीजनरेशन में भी इसी तरह होता है कि बॉडी में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो उनसे फिर लॉस्ट और डिफरेंशिएटेड टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं. In the process of regeneration, many of the various cell types which were present in the missing part of the body are replaced by the differentiation of cells. For example, in flatworms and planaria, the unspecialized cells, neoblasts, which are always present in the body of adult, are mobilized and migrate to the site of amputation, where they differentiate into specialized cell types. न्यूब्लास्ट्स जो अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये जख्मी जगह पे एम्पुटेशन साइट पे माइग्रेट कर जाते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं और वहाँ रीच करके वो डिफरेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स बना देते हैं. But in other organisms like salamanders or newts, some of the specialized tissue cell types in the stump of an amputated limb apparently de-differentiate, become less specialized, and then proceed to differentiate into the same and probably different types of cells. तो कुछ एनिमल्स में ये नोट किया गया है कि पहले से डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो डी डिफरेंशिएट होते हैं, फिर बाद में proceed to differentiate into the same and probably different types of cells में उनकी differentiation हो जाती है. कुछ अनस्पेशलाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ना हो तो कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट करके फिर एम्पुटेशन साइट पे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप्स बना देते हैं. So this is the completion of your topic regeneration, aging and embryonic induction. Now I am taking your attendance, please.
ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। मैम अटेंडेंस लगा ले। मिस आप अटेंडेंस ले रही हैं?